अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं ये मुझे भेजी है मारिया ने कराची से। उनका नाम मारिया यहाँ पे फर्जी रखा गया है। उसकी वजह यह है कि आज की कहानी जहाँ पे एक सच्ची खौफनाक कहानी है, वहीं पे एक ऐसी सबक आमोज़ कहानी है जो ना सिर्फ हमें खुद को सुननी चाहिए बल्कि अपने इर्द गिर्द जितने भी वो करीबी रिश्ते हैं, जहाँ पे हमारी माएँ बहनें बेटियाँ हैं, उन सबको भी ये कहानी शेयर करनी चाहिए। कहानी के हवाले से मैंने कभी ये नहीं कहा कि मेरी कहानी को कभी शेयर कीजिएगा, आज पहली दफ़ा कर रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि इस कहानी को सुनने के बाद आपका खुद ब खुद दिल करेगा कि आज के माहौल के हिसाब से, जिस तरह का दौर चल रहा है, उस दौर के हिसाब से ये कहानी सब को ना सिर्फ सुननी चाहिए बल्कि आगे फैलानी चाहिए, ताकि सबका भला हो जाएगा। और वो भी इस कहानी को सुनने के बाद मैं यकीनन कह रहा हूँ आगे फैलाएंगे। जितने भी किरदारों के नाम हैं वो जान के फर्जी रखे जा रहे हैं। मारिया कहती है कि खुदा ने मुझे जो शक्ल और सूरत दी थी वो बहुत हसीन और जमील तो नहीं थी, लेकिन चेहरा ऐसा अट्रैक्टिव था, पुरकशिश था कि जो भी देखता तारीफ करता। चेहरे के खदो खाल खुदा ने अच्छे बनाए थे, लेकिन जो तबीयत मेरी अल्लाह ने बनाई थी वो इस तरह की थी कि मैं हंसमुख थी, शरारतें करने वाली, घुल मिलने वाली। मैं जब तक अपनी सहेलियों से, अपने रिश्तेदारों से बातें ना करती, डिस्कस ना करती, मुझे मज़ा नहीं आता था। बहुत सारे लोग ऐसी तबीयत के होते हैं कि जब तक दिन में 2-4 घंटे वो बातों में ना गुजारे उनको मज़ा नहीं आता था। यूं शाहजेब का रिश्ता आया। ये एक टोटली अरेंज मैरिज थी। मेरे वालिदैन ने शाहजेब के बारे में देखा। वो एक अच्छी शक्ल और सूरत का ना सिर्फ मालिक था बल्कि वो एक बहुत अच्छी सरकारी जॉब कर रहा था जिसकी कमाई काफ़ी ज़्यादा थी। खुश शक्ल के साथ अच्छे कमाने वाला किसको अच्छा नहीं लगता। यूं फौरी तौर पे इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी गई और मेरी और शाहजेब की धूमधाम से शादी हो गई। शाहजेब अपनी फैमिली के साथ एक ऐसे घर में रहता था जो काफ़ी बड़ा घर था, लेकिन ये कंबाइंड फैमिली सिस्टम था। यहाँ पे उसके माँ बाप, बहन भाई भी इसी घर में रहते थे। मैं अपनी तबीयत की वजह से, अपनी शरारतों की वजह से, अपने हंसमुख होने की वजह से बहुत जल्द इस घर के अंदर मैंने अपनी इज्जत बना ली। सास ससुर मुझसे बहुत खुश हो गए क्योंकि मैं अपने वालिदैन की तरह ना सिर्फ उनको इज्जत देती थी बल्कि उनके हर काम भाग भाग कर करती थी। इस वजह से ना सिर्फ मेरे सास ससुर बल्कि मेरी नंदें, मेरे देवर सभी मुझसे बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे कि भाभी ने आते ही पूरे घर को इस अंदाज में संभाल लिया था जैसे वो उसका अपना घर हो। सबका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, खाना पकाना, ये है वो है। मेरे शौहर शाहजेब भी मुझसे बहुत प्यार करते थे। सरकारी मुलाजिम थे, तनख्वाह बहुत अच्छी थी, गुजर बसर बहुत ज़बरदस्त हो रही थी। मुझे रिश्तेदारों से भी मिलना बहुत पसंद था। कराची जैसे बड़े शहर में हमारे कई रिश्तेदार थे, तो मैं और शाहजेब अक्सर रिश्तेदारों से मिलने के लिए जाते। हमें बाहर खाना खाना बहुत अच्छा लगता। हम अपनी ज़िंदगी को बहुत ही खूबसूरत तरीके से गुजार रहे थे कि वहीं पे मेरे शौहर की जो सरकारी मुलाजमत थी उसमें तबादले होते रहते थे। यूं मेरे शौहर का एक दूसरे शहर में तबादला हो गया। मैं अपने घर के सामान को पैक कर रही थी क्योंकि शादी के बाद अल्लाह ताला ने मुझे एक बेटा और एक बेटी अता की थी। और जहाँ पे बेटा और बेटी हुई थी वो अब इतने माशाअल्लाह बड़े हो गए थे कि स्कूल गोइंग थे, वो स्कूल जाते थे। जब हम तबादले की वजह से दूसरे शहर जा रहे थे तो हम 4 लोग, मेरा बेटा, बेटी और शौहर, सामान पैक करके हम दूसरे शहर, जहाँ पे शाहजेब की एक दोस्त ने पहले से हमारे लिए एक प्रॉपर्टी डीलर को कह के एक फ्लैट का, एक घर का इंतज़ाम कर दिया था। गली के अंदर बना हुआ ये एक घर था। ये एक ऐसी एरिया था जहाँ पे बहुत अमीर लोग तो नहीं रहते थे लेकिन दरमियाने लोग रहते थे, खाते पीते लोग रहते थे। ये घर एक काफ़ी बड़ा घर था। इसके दरवाजे से आप जैसे ही दाखिल होते तो इसका एक काफ़ी बड़ा खुला सा सहन भी था। इस शहर में ज़्यादातर जो घर बने हुए थे वो बंद होते हैं
उनमें सहन नहीं होता, लेकिन इस घर के अंदर सहन था। और उसके बाद आगे कमरे बने हुए थे, 4 इसके बेडरूम थे, किचन था, ड्राइंग रूम था, बहुत अच्छा घर बना हुआ था। सो मैं इस घर के अंदर आकर बहुत खुश थी कि काफ़ी खुला डुल्ला, काफ़ी बड़ा हमें घर मिल गया था। लेकिन एक चीज़ जो यहाँ पे आके मुझे अंदाज़ा हुआ वो थी कि अब मुझे नए सिरे से दोस्त बनाने होंगे, नए सिरे से मिलने मिलाने वालों का एक ताल्लुक़ जोड़ना होगा, क्योंकि यहाँ ना ही कोई रिश्तेदार थे, ना ही कोई दोस्त थे। और मेरी तबीयत ही, फितरत ही ऐसी थी कि जब तक मैं गपशप ना करूँ, जब तक मेरे दोस्त ना हो, मुझे मज़ा ही नहीं आता था। यूं साथ वाला जो घर था वहाँ पे एक बड़ी उम्र की खाला रहती थी, उनसे मेरी अच्छी दुआ सलाम हो गई। वो खाला थी, वो सहेली तो नहीं बन सकती थी जिस तरह सहेलियों से आप गपशप करते हैं, बातें करते हैं, लेकिन खाला से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाती खाने पकाने के हवाले से। और मुझे कोई ज़रूरत की चीज़ होती तो खाला मेरे घर आ जाती कभी कभी, और मैं उनके घर चली जाती। सुबह सुबह शोहर और बच्चों को जब मैं नाश्ता कराती, शोहर ऑफिस चले जाते, बच्चे स्कूल चले जाते, और मैं बोर होती रहती, टीवी देखती रहती। और या फिर सब्ज़ी वाला बाहर आता, उससे सब्ज़ी ले आती और फिर मैं सब्ज़ी पकाती। बच्चे आ जाते 1-2 बजे स्कूल से, एक बच्चा 1 बजे 2 बजे आ जाते, उनको खाना वगैरह खिलाती, फिर उनके साथ लग जाती। शाम को शौहर आ जाते और फिर उनके लिए खाना जो बना चुकी होती, गपशप होती, बैठते। लेकिन एक चीज़ जो मुझे मुसलसल अंदाज़ा हो रहा था वो थी बोरियत। मुझे बहुत ज़्यादा बोरियत महसूस हो रही थी। मेरे साथ कोई ज़्यादा बातें करने वाला नहीं था, जो मेरी एक फितरत थी। जिस तरह ससुराल में भी बहुत ज़्यादा खुश थी, इधर उधर बातें हो जाती, तो मैं बोर होना शुरू हो गई। अब मैं क्या करती, अपने मोबाइल को उठाती और किसी न किसी रिश्तेदार को, पुराने किसी दोस्त को कॉल मिलानी शुरू कर देती। जब कॉल मिल जाती तो उनसे घंटों फिर बैठ के बात करती। और यूं वक्त गुजारने के लिए मेरे पास एक बेहतरीन तरीका मैंने अपना लिया। पहले मोबाइल का इस्तेमाल कभी इतना नहीं करती थी, अब मैं ज़्यादा मोबाइल का इस्तेमाल करने लगी। पहले तो जाके मिल आती थी, अब मैं मोबाइल की कॉल लंबी करके उनसे गपशप करती और मेरा टाइम अच्छा गुजर जाता। वक्त इसी तरह गुजर रहा था कि एक दिन मेरे मोबाइल पे एक नया नंबर शो हुआ। मैंने कॉल यस की तो आगे से कोई नौजवान बोल रहा था और किसी खाला का पूछ रहा था कि उनसे बात करा दें। मैंने उनसे कहा ये रॉन्ग नंबर है। और भी इसी तरह के पहले भी शायद ज़िंदगी में रॉन्ग नंबर आते थे। मोबाइल का मैं इस्तेमाल कम करती थी, आजकल मोबाइल मेरे हाथ में ज़्यादा होता था, तो इसलिए अब मुझे अंदाज़ा हुआ मेरे मोबाइल पे काफ़ी रॉन्ग नंबर आते थे। मैं आगे से बंद कर देती। एक दिन बच्चे स्कूल चले गए थे, शौहर ऑफिस में थे, कि मैं बाहर सब्जी लेने के लिए निकल रही थी। घर अकेला था कि मुझे एकदम से निगाह पड़ी, उस सहन का एक जो कोना था वहाँ पे कुछ पौधे वगैरह लगे हुए थे, साइड पे गमले वगैरह रखे हुए थे। उस गमलों के पीछे मुझे एक काला बिल्ला सा नज़र आया जो साइज़ में काफ़ी बड़ा था और वो गमलों के पीछे छुपा हुआ था। मैं एकदम, मेरी उस पर निगाह पड़ी तो मैंने कहा ये कहीं नुकसान ना कर दे। मैं तो दरवाजे खोल के इस तरह जा रही हूँ कि गली में ही सब्ज़ी वाला है, बस सब्ज़ी लेके अभी आऊँगी। लेकिन जब आप बिल्ला या बिल्ली देख लेते हैं तो वो तो नुकसान कर सकती है, या बिल्ला नुकसान कर सकता है। कमरों में चला गया, किसी चीज़ों को तोड़ दिया तो क्या होगा। तो मैं एकदम से रुक गई और मुड़ी, और वो बिल्ला छुप के मुझे ही बैठा देख रहा था, जैसे ये बाहर जाए और वो छुपा रहे। बट मेरी निगाह उस पर पड़ गई थी तो मैं चलती हुई इस तरह गई कि कोई चीज़ उठाऊं और इसको डराऊं और इसको भगा सकूं। और मैंने इधर से चीज़ ढूंढने की कोशिश की, लेकिन शायद बिल्ला देख चुका था कि ये मुझे मारने के लिए कोई चीज़ उठा रही है, यूं वो भाग चुका था। और जब मुझे अंदाज़ा हो गया कि बिल्ला चला गया है तो फिर मैं बाहर गई, सब्ज़ी वगैरह लिया और वापस आ गई। इसी तरह जब मेरे मोबाइल के अंदर रॉन्ग कॉल आ रही थी जिनको मैं इग्नोर कर रही थी, अब जिनको मैं दोस्तों को, सहेलियों को कॉल करती वो भी बिज़ी होती, कोई उनमें अगर फारिग होती तो वो मेरी कॉल को अटेंड कर देती, या वो कह देती कि यार मैं अभी बिज़ी हूँ, मैं तुम्हारी कॉल को अटेंड नहीं कर सकती। इसी तरह एक दिन एक कॉल आई। बोलने वाले ने बहुत ही तमीज़ के साथ कहा अस्सलाम वालेकुम, और मैं उसके उस सवाल पे
सलाम पे यकीनन सी बात है मैंने कहा वालेकुम अस्सलाम। उसकी आवाज़ बहुत प्यारी थी। वो बोला लगता है मैंने गलत नंबर बुला लिया है, आई एम रियली सॉरी। मैंने कहा जी बिल्कुल, आपने शायद गलत नंबर मिला लिया है। लगता है क्या कोई 1-2 डिजिट मेरे आगे पीछे हो गए हैं, लेकिन नंबर तो वही है, मैं अपने मोबाइल पे देख रहा हूं। और फिर उसने वो नंबर दोहराया। जब वो नंबर दोहराया तो वाकई आखिर का जो नंबर था वो उसने गलत मिला लिया था। ओ ओके 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 सॉरी, मैंने ये वाला जो लास्ट का डिजिट है ये शायद गलत मिला लिया है और आपको कॉल मिल गई है। आपको मेरा बुरा लगा होगा कॉल करना, आई एम रियली सॉरी। आपको बुरा तो नहीं लगा? वो इतना शाइस्तगी से, इतना तमीज़ से बात कर रहा था कि मुझे बोलना पड़ा नहीं नहीं, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा, आपने कॉल की और आपका नंबर एक गलत हो गया। ओ मुझे आमिर कहते हैं और मैं आपसे बात तो कतई नहीं करना चाहता था, लेकिन जिस तरह कॉल मिल गई है और आपसे मेरी बात हो गई है तो बस इतना कहूँगा थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। और उसने कॉल बंद कर दी। उसकी आवाज़ मेरे कानों में थोड़ी सी गूंजी, कितनी खूबसूरत आवाज़ थी और कितनी शाइस्तगी से बात की और थोड़ी सी बातें करके वो फ़ोन बंद कर गया। अगले दिन फिर से कॉल आई और मैंने बेख्याली में कॉल उठा ली और वो आमिर ही था और इस अंदाज में बोला, भाई कैसा है तू यार, कल भी मैं कॉल तुझे मिलाता रहा हूँ और किसी को गलत कॉल मिल गई थी, तो किधर है तू? मैंने आगे से कहा, आमिर साहब आज आपने फिर गलत कॉल मिला ली है, ये आपके फ्रेंड का नंबर नहीं है, आपने मेरा नंबर मिला लिया। एकदम से वो शर्मिंदा हो गया। ओ ओ ओ आई एम रियली सॉरी, लगता है फिर से मुझसे गलती हो गई। ओहो, वो नंबर का वो इस तरह का नंबर था कि वाकई गलती किसी से हो सकती थी, मुझे भी अंदाज़ा था। मैंने कहा यकीनन वो नंबर इस तरह का है कि उसमें ये डिजिट मिलाते हुए थोड़ी सी गलती हो सकती है, कोई बात नहीं, आपने मिला लिया। ओके आई एम रियली सॉरी। क्योंकि मेरा दोस्त है ना वो भी बड़ा वो है, कल भी उसने मेरा फ़ोन नहीं उठाया, मैं इतने दिनों से उसको मिस कर रहा था और पता नहीं क्या ऐसे उसने बातें शुरू कर दी। मैंने कहा अच्छा जी ठीक है। तो बातें करते करते यकीनन सी बातें, मैं भी एक इंसान हूँ, मेरे मुंह से भी 1-2 जुमले निकल गए। अच्छा तो आपके दोस्त वो ये करते हैं? हाँ बहुत गप करता है, बहुत मज़े का दोस्त है, इतना फ़नी दोस्त है मेरा कि जब भी मैं उससे मिलता हूँ हम तो कमाल शरारतें करते हैं, हम बाहर चले जाते हैं, खाना खाते हैं, गपशप करते हैं, बैठते हैं, बड़ा इंजॉय करते हैं, बड़ा मज़ा आता है। अच्छा तो आप ज़्यादा शरारतें करते हैं, वो करता है? नहीं 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 नहीं, वो भी करता है, मैं भी करता हूँ। ऐसे बातों का सिलसिला चल पड़ा, जो बेतुकी बातें थी, मैं भी बात नहीं करना चाहती थी, लेकिन ऐसे जिस तरह इंसान 1-2 सवाल कर लेता है, अच्छा वो शरारती ऐसे बातें। तो उसने कहा सॉरी बाय द वे, अगर आपको बुरा ना लगे क्या मैं आपका नाम पूछ सकता हूँ? क्योंकि मुखातिब करने के लिए मुझे नहीं पता मैं इस वक्त किससे मुखातिब हूँ, तो आपका नाम? तो कहती मेरे मुंह से निकल गया मेरा नाम मारिया है। जी मारिया जी। तो मैं आपको दोस्त के बारे में बता रहा था। ऐसे बातें शुरू हो गई और वो कॉल इतनी इंटरेस्टिंग थी, वो ऐसी ज़बरदस्त शरारतें करता था, ऐसी प्यारी बातें करता था आमिर, कि वो बातें करता रहा और मैं उसकी बातों पे हंसती रही। उसने मुझे कई दफ़ा हंसाया और अपने दोस्त की कोई ऐसे किस्से सुना दिए। एक दफ़ा हमने शरारत की और इस तरह किया और हमने ये दी और हम भाग गए, ये किए। मैं उसकी बातों में ऐसी मज़ेदार बातें मुझे सुनाई दी कि मैं उसकी बातें सुनती रही। और जब कॉल बंद हुई तो उसने कहा कि चले मैं अब इजाज़त चाहता हूँ, दोस्त मेरा इंतज़ार कर रहा होगा, आपके पास कल टाइम होगा? तो अभी तो मेरे पास बड़े किस्से हैं सुनाने वाले, मैं आपको कल किस्सा सुनाऊंगा। मैंने कहा ठीक है जी, मैं कल इंतज़ार करूँगी। फ़ोन बंद हो गया और मेरे मुंह से निकल गया कल मैं आपकी कॉल का इंतज़ार करूँगी। अगले दिन पूरे टाइम पे उसकी कॉल आ गई, मैं भी उसी वक्त फारिग होती थी, कंपनी के इंतज़ार में होती थी। फिर से हमारी बात शुरू हो गई। यूँ मेरी और आमिर की बातचीत शुरू हो गई। मैं एक शादीशुदा खातून थी, शोहर मुझसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन कभी ऐसा सोचा भी नहीं था। लेकिन शायद वक्त गुजारी के लिए मुझे कोई कंपनी चाहिए थी, तो उसके पास शायद टाइम होता था, तो वो मुझे मुसलसल अब कॉल करता और हम दोनों बात करते। वहीं पे एक चीज़ जो मैंने नोट की थी, एक बिल्ला जिसको मैंने पहले एक दफ़ा घर में देखा था, अब मैं जब भी आमिर के बात करती तो वो बिल्ला कहीं से आ जाता। वो आता और टिकटिकी बांध के ऐसे खड़ा हो जाता और मुझे देखता रहता। 1-2 दफ़ा उसी टाइम पे ही बिल्ला आया, आगे पीछे सारा दिन कहीं पे भी नहीं आया और उसने मुझे टिकटिकी बांध के देखा और फिर उसके बाद चला गया। तो मैंने भी इग्नोर किया। जब 3-4 दफ़ा ऐसा हुआ तो मैंने कहा या आमिर यार, ये जो बिल्ला है ना,
पता नहीं ये इसी टाइम पे ही आ जाता है और मुझे घूरता है और फिर चला जाता है। बातों में उसने सुना, उसने कहा हाँ आ जाता होगा, ऐसे है, और चला जाता होगा। मेरी और आमिर की अब बहुत अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। हम फ़ोन पे बातें करते, वो मुझे हंसाता, मेरी भी गपशप करने वाली आदत थी, मैं भी उससे गपशप करती। ज़िंदगी मुझे बहुत हसीन लगना शुरू हो गई। फिर जब बच्चों के आने का टाइम होता वो फ़ोन बंद कर देता, और अगर मैंने खाना पकाना होता तो फिर मैं क्या करती, फ़ोन पे लगी रहती और उसके साथ खाना भी बनाती रहती, काम भी करती रहती, और वो भी मुझसे बात करता। अब हम दोनों के बीच में बहुत फ्रैंकनेस हो गई थी, हंसी मजाक भी था, शरारत भी था। आप से तुम पे बोलते थे कि तुम ये हो, मारिया ये हो, वो कहता, मैं कहती आमिर तुम हो, जैसे बहुत अच्छे दोस्त एक दूसरे से बात करते हैं। अब एक चीज काफी दिनों से जब फोन पे बात चल रही थी, मैं नोट कर रही थी, अक्सर अब वो बिल्ला मुझे नजर आता और बिल्ला नजर आके मुझे घूरता, ऐसे घूरता जैसे गुस्से में मुझे घूर रहा हो। मैं बिल्ले को देखती और परेशान हो जाती। एक दफा मैंने उसी तरह आमिर को कहा, मैंने कहा यार पता नहीं कि दिन के टाइम ही ये नज़र आता है, काफ़ी बड़ा मोटा तगड़ा सा बिल्ला है, काला स्याह है, इसकी आंखें बड़ी भयानक हैं। तो वो बोला शरारत में, भाई जब हम आप पे इतने फ़िदा हो गए हैं और आपकी आवाज़ इतनी सुरीली है, शक्ल कितनी खूबसूरत होगी, तो वो तो सामने बैठा देख रहा है ना, हमने तो आपको देखा नहीं है, तो वो जब सामने बैठा देख रहा है तो कैसे जी भर के आपको देखना नहीं चाहेगा। तो वो तो सामने बैठ के जी भर के आपको देखता है, कितना खुशनसीब है वो बिल्ला, आपको जी भर के देख सकता है, हम तो आपको जी भर के देख भी नहीं सकते। ऐसी वो चकड़ी चौबड़ी बातें करता कि मेरा दिल लुभा देता, और मैं कहती यार मैं डर रही हूँ उस बिल्ले से और तुम इस तरह की बातें कर रहे हो। बोला भाई क्या है, एक बिल्ला ही तो है, उसने जब से तुम्हारा दीदार कर लिया है तो वो दीवाना हो गया है, जैसे हम तुम्हारी आवाज़ सुन के दीवाने हो गए हैं, तुम्हारे दीदार को तरसते हैं, तो उसने तो तुम्हारा दीदार कर लिया है, और वो खुशनसीब आ जाता है दीदार करने के लिए, तो उसको दीदार करा दिया करो, इसमें कौन सा गुनाह है, आंखें ठंडी हो जाती हैं उसकी। मैंने कहा नहीं यार तुम मजाक में हमेशा बात को टाल देते हो, मैं अक्सर तुम्हें कहती हूँ जब भी तुमसे बात करती हूँ ये सामने आके बैठा होता है, और हैरत की बात यह है कि मुझे घूरता अजीब से अंदाज में, मुझे डर लगता है। तो बोला अच्छा भी चले मान लेते हैं ये फिल्ला आपको आके घूरता है, तो क्या समझा जाए, ये कोई बिल्ला नहीं है, ये कोई जिन है जो दिन के टाइम में एक जिन आता है, बिल्ले का रूप धारता है, और बिल्ले का रूप धार के आपके सामने बैठ जाता है और आपको देखता रहता है, ऐसे है ना। तो भाई उसने आपको नुकसान तो नहीं पहुंचाया ना। अगर मैं ये मान भी लूं, उसने मजाक वाले मूड में कहा, अगर मैं मान भी लूं ये कोई रूप धारे हुए है और कोई और मखलूक है, तो भाई क्या हर्ज है, रात का टाइम थोड़ा है जो आप डर रही हैं, दिन की रोशनी है, और वो सहन में बैठा है, बैठा रहे, कुछ देर देखता है तो वो जिन चला जाता है, तो क्या हुआ, एक जिन भी तो आशिक हो गया। तो इससे तो मेरे लिए और कमाल बात हो गई, मेरे अंदर बेचैनी फैल गई कि मैं अपनी महबूब को, अपने दोस्त को देख सकूं कि वो कितना खूबसूरत है, कि एक जिन बिल्ले का रूप धार के उसके दीदार को आता है और उसका दीदार करके जाता है। और मैं उसको कहती यार तुम फिर मजाक में बात को ले जाते हो, ये बात नहीं है। तो कहता है चले फिर ऐसे कर लेते हैं, वो जिन नहीं है, रियल में एक बिल्ला है, चले मान लेते हैं। तो अगर रियल में भी बिल्ला है तो उसने क्या नुकसान पहुंचाया है, भूखा होगा, कुछ मांगने के लिए आता है, देखो तुमने कभी भी उसको कुछ नहीं दिया, फिर भी चुप करके चला जाता है, लेकिन उसको उम्मीद है कि तुम दिल की बहुत अच्छी हो, कभी ना कभी खुराक डाल दोगी, इसलिए आगे बैठा रहता है और बात मजाक में चली जाती। एक दिन साथ वाली जो खाला थी, दरवाज़ा नॉक हुआ, मैंने दरवाज़ा खोला तो वो अंदर आई, किसी काम के सिलसिले में आई हुई थी, उनको कोई चीज़ चाहिए थी, वो मैंने उनको चीज़ दे दी। तो वो मुझसे बोली कैसी गुजर रही है। मैंने कहा खाला बहुत अच्छी, बहुत ज़बरदस्त जा रही है। तो बोली कोई परेशानी वगैरह तो नहीं हुई। मैंने कहा खाला किस तरह की परेशानी, कि कोई डर वगैरह तो नहीं लगा, क्योंकि तुमसे पहले जितने भी लोग आए हैं ना इस घर में वो जल्दी चले जाते हैं, लेकिन मैं देख रही हूँ तुम लोग यहाँ पे रहना शुरू हो गए हो, इसका मतलब तुम्हें कोई मसला नहीं हुआ। मैं कहा खाला नहीं, हमें तो कभी कोई मसला नहीं हुआ, सब कुछ ठीक चल रहा है, बस ठीक है फिर तुम लोग रहो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, मैंने तो वैसे बात कर रही थी। खाला ने कहा और चली गई। खाला ये बात कह के तो चली गई, लेकिन मेरे दिमाग की अजीब सी बेचैनी शुरू हो गई कि ये खाला ने क्या कहा है। हमसे पहले जितने भी किराएदार आते थे वो चले जाते थे, वो ज़्यादा रहते नहीं थे, उनके साथ क्या मसला होता था, ये क्या है यहाँ पे। अब मेरे अंदर खुद ब खुद एक खौफ पैदा हो गया। मैं किचन में काम करने के लिए खड़ी होती तो मुझे महसूस होता कमरे में कोई गुजरा है।
मैंने उसको देखा नहीं था। शायद खाला की बातों का खौफ मेरे ऊपर इतना सवार हो गया था कि अब मुझे घर से डर लगना शुरू हो गया, एकदम से जैसे कोई गुजर के गया है। अब मैं पीछे मुड़ के देखती, पीछे कोई ना होता। इसी तरह एक दिन मैं सब्जी लेके आई, किचन में दाखिल होने लगी तो मुझे ऐसे खुशबू आ रही किचन के अंदर से जैसे अभी अभी घर के अंदर किसी ने ताज़ा गोश्त पकाया हो, और बहुत ही ज़बरदस्त गोश्त पकने की खुशबू आ रही थी मेरे किचन से, जबकि मैंने तो अभी सब्जी लेके आई थी, सब्जी पकानी थी, गोश्त पकाया नहीं था। तो गोश्त पकने की बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आ रही थी। फिर अक्सर ऐसा होता कि अब बिल्ला भी मुझे उस तरह नज़र मुसलसल आ रहा था, बैठता घूरता। और एक शाम ऐसा हुआ, बच्चे भी बाहर खेल रहे थे, शौहर भी कुछ देर के लिए बाहर गए थे, और मैं घर में उस वक्त शाम को अकेली थी, कि मुझे महसूस हुआ बेडरूम का दरवाज़ा खुद ब खुद जो बंद था वो खुल गया। मैं परेशान हुई कि बेडरूम का दरवाज़ा मेरी आंखों के सामने खुद ब खुद कैसे खुला है, क्या कोई बिल्ला अंदर चला गया है या अंदर क्या मामला है। मैं जल्दी से अंदर गई और इधर उधर हर जगह पे देखा, कहीं पे कुछ भी नहीं था। तो फिर दरवाज़ा खुद ब खुद कैसे हुआ है, मैं इस परेशानी में। अब किचन में एक दिन मैं काम कर रही थी, किचन की खिड़की बाकायदा खुद ब खुद खुल गई, और मैंने मुड़ के देखा जो कि किचन की खिड़की बंद थी वो खुद ब खुद खुली है। और जैसे ही मैंने उसको देख लिया मैं डर गई, और उस रात मैंने शौहर से ये बात की कि इस घर में कुछ है। वो बोले क्या है? मैंने कहा मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ ऐसा है जो डर लगना शुरू हो गया है मुझे। बिल्ला अक्सर नज़र आता है, मुझे घूरता रहता है और उससे मैं डर जाती हूँ। किचन में कभी कभी पकने की खुशबू आती है। रात को अक्सर एक दो दफ़ा मैं उठी हूँ, मेरी आंख खुली है तो मुझे महसूस हुआ जैसे किसी ने गरम गरम पुलाव अभी तैयार किया हो। तो हम सो रहे होते हैं, तो मैं कहती हूँ शायद हमसाये के घर से आ रही है। और इसी तरह एक दिन मैं पानी पीने के लिए कमरे से उठ के जब बाहर गई हूँ तो बाकायदा किचन का दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ था, जो मैं रात को बंद कर देती हूँ बिल्ला अंदर न चला जाए। तो मैं जब किचन के दरवाजे के पास गई हूँ तो खुशबू अंदर से आ रही थी। अंदर मैंने लाइट जला के देखा, अंदर कुछ भी नहीं था, लेकिन ताज़ा चावलों की खुशबू आ रही थी। मेरे शौहर हंस पड़े और बोले ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे दिमाग में सवार हो गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक बिल्ला है, वो बेचारा दिन के टाइम आके बैठ जाता है, तुमसे कुछ मांगने की कोशिश करता है कि खाने को कुछ दे दोगी, उससे तुम्हें वो जिन लगना शुरू हो गया है। अरे भाई अल्लाह के बंदे, अगर इस घर में कुछ ऐसा है, कोई पकने की, कोई खुशबू की आवाज़ आती है, खिड़की खुलती है, दरवाज़ा खुलता है, कोई तुम्हारे पीछे से गुजरा है, तो ये बात बच्चों ने क्यों नहीं महसूस की? मैंने क्यों नहीं महसूस की? मैं भी तो इस घर में रह रहा हूँ। अगर किसी घर में जिन्नात होते हैं या कोई ऐसी बात होती है तो वहाँ पे लाजमी सी बात है वो बच्चों को भी नज़र आते हैं और मुझे भी महसूस हो जाना चाहिए। देखो, ना तो मुझे कुछ महसूस हुआ ना ही बच्चों को कुछ महसूस हुआ। इसका मतलब है जो कुछ भी है तुम्हारे दिमाग में और कुछ भी नहीं है। मेरे शौहर ने बात को मजाक में टाल दिया। दूसरी तरफ आमिर था, जिससे मैं बहुत अटैच हो गई थी। उसको भी बात करती तो वो भी बात को मजाक में ले जाता और मेरी कोई बात को सीरियस ना लेता। एक दिन मैं रात को सोई हुई थी, मुझे शदीद प्यास लग रही थी। पानी पीने के लिए मैं अपने बिस्तर से उठी और चलती हुई पानी पीने के लिए बाहर गई। यह आधी रात का वक्त था, हर तरफ खामोशी, घुप अंधेरा था। जब मैं अपने बेडरूम से निकल के बाहर गई तो मैं बाहर जैसे ही पहुंची तो मेरी आंखों ने जो मंजर देखा, तो वहां मैं खड़ी खड़ी इस तरह बुत बन गई कि जैसे हिल नहीं सकती थी, आंखें झपकना भूल गई। मैंने देखा एक लड़की और एक लड़का सहन में खड़े हुए थे। लड़की शक्ल की बहुत ही खूबसूरत थी, मॉडर्न लड़की लग रही थी। उसके बाल बहुत मॉडर्न स्टाइल से कटे हुए थे, उसने बाल बहुत ज़बरदस्त बनाए हुए थे, स्लिम एंड स्मार्ट सी और बहुत ही खूबसूरत सी, जैसे कोई मॉडल होती है। और लड़का भी काफ़ी अच्छी शक्ल का मालिक था, वो भी स्लिम एंड स्मार्ट था। लड़की फोन पे बातें कर रही थी। वो लड़का जो उसके सामने खड़ा था कि तभी मैंने देखा उसने छुपाया हुआ अपना खंजर हाथ में पकड़ा और लड़की अभी तक फोन पे बातें कर रही है। और उसने जो अपने हाथ में खंजर पकड़ा हुआ था वो खंजर एकदम से आगे हुआ और उसने लड़की के पेट में घुसा दिया।
और जैसे ही लड़की के पेट के अंदर खंजर घुसा तो उसके पेट से खून का फुवारा उबल पड़ा और उस लड़के ने वहीं पे हाथ को रोका नहीं, खंजर को बाहर निकाल के पैर दर पे दे मार उसके पेट में इतना जोर जोर से खंजर मारना शुरू हो गया कि लड़की के मोबाइल हाथ से छूट के नीचे गिर गया। लड़की ज़मीन पे गिरी और तड़पते हुए मेरी आंखों के सामने मर गई। जैसे मैं होश में आ गई कि ये कोई ख्वाब नहीं, हकीकत में मंजर मैंने देखा था। लड़की मर चुकी थी, नीचे खून फैला था और लड़का अब भागने के लिए उसको देख के तैयार था। उसने मुझे नहीं देखा था या इग्नोर कर रहा था, मुझे नहीं पता। मैं एकदम से चीख मारने की कोशिश की, मेरे मुंह से चीख भी नहीं निकल सकी। मैं उल्टे पांव दौड़ी, भागते हुए अपने शौहर के पास गई जो गहरी नींद सोए हुए थे। उनको मैंने जल्दी से उठाया। शाहजेब, शाहजेब। मैं कांप रही थी, मैं डरी हुई थी, मैं बेइंतहा खौफजदा थी। वो भी डर के उठ के हाँ हाँ क्या हुआ है, परेशान हो गए। मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकल पा रही थी, मैं बोल तक नहीं पा रही थी। मैंने उनको कहा बाहर आए, इशारे से उनको कह पाई कि बाहर आए और वो चलते हुए मेरे साथ बाहर आए। जब बाहर आए, सहन के अंदर मंजर देखा तो ना ही कोई लड़की थी, ना ही कोई लाश थी और ना ही ज़मीन पे वो खून जो उसके पेट से निकल के सहन में फैल चुका था, कोई खून था। वो गहरी नींद से जागे थे और हड़बड़ाए हुए बाहर आए थे, इधर उधर देखते रहे, मुझसे बोले क्या हुआ है, क्या दिखाना चाह रही हो, कहाँ लेके आई हो। अब मेरी घिघी जो बंद गई थी, आवाज नहीं निकल पा रही थी। तब मैं बोली लाश लाश लाश, कहाँ है लाश। और मैंने सामने की तरफ इशारा किया। उसने देखा, उन्होंने कहा यहाँ पे तो कोई लाश नहीं है और मुझे भी नजर नहीं आ रही थी, कोई लाश नहीं थी। उन्होंने जल्दी से मुझे पानी पिलाया, हौसला दिया और मुझे कहते हैं क्या हुआ है, बैठो। मैंने उनको सारा वाकया बताया कि मैं ऐसे आई हूँ और मैंने ऐसा वाकया देखा है। तो वो हंस पड़े और बोलते हैं देखो मैंने तुम्हें पहले भी कहा है, तुम आजकल बहुत ऐसी बातों को सोचना शुरू हो गई हो। कभी तुम्हारे दिमाग पे बिल्ला सवार हो जाता है, कभी जिन, कभी खिड़की, कभी ये। आज तुम इतनी दिमाग पे नींद में उठ के आई हो, तुम्हारी आंख सही तरीके खुली नहीं, तुम गहरी नींद में थी, पानी पीने के लिए बाहर आ गई, वही ख्वाब तुमने देखा है या क्या देखा है। अगर लड़का किसी लड़की को कत्ल करता तो इतनी जल्दी क्या लाश गायब हो सकती है। फर्ज करो लाश गायब हो भी गई, तुम बता रहे हो उसका खून ही खून नीचे फैल गया था, कैसे खून साफ हो सकता है। जब जमीन पे एक दफा खून बह जाए, उसको साफ करने के लिए तो 10 मिनट चाहिए ना। तो तुम्हें अंदर आके मुझे बुलाने में कितनी देर लगी होगी, 1 मिनट। तो 1 मिनट में लड़की भी गायब हो गई, खून भी सारा साफ हो गया। इसका मतलब है वो तुम्हारा ख्वाब था, हकीकत में नहीं है। मैं खुद से परेशान कि मैंने तो देखा है, मैं ख्वाब में नहीं देखा, मैंने हकीकत में देखा है, लेकिन ये क्या है। कुछ दिन तक मैं अजीब सी डिप्रेशन का शिकार रही और फिर मेरे दिमाग में आया कि खाला जो साथ वाली है, उन्होंने एक बात कही थी, मुझे उनसे बात करनी चाहिए। मैं खाला के घर पहुंच गई। खाला घर पे थी, दुआ सलाम की और मैंने पूछा खाला क्या हाल है। खाला ने कहा सब ठीक ही हुआ है। मैंने कहा खाला आपसे एक बात पूछनी थी। वो बोली हाँ बोलो। मैंने कहा आप उस दिन आई थी घर और आपने मुझसे पूछा था कि इस घर में कोई मसला तो नहीं है ना। तो मैंने कहा था नहीं खाला कोई मसला नहीं। तो आपने कहा था हाँ बस कुछ आपसे पहले जितने भी आए थे वो डर के परेशान होकर इस घर से चले गए और ऐसी बातें की थी। आपसे पूछने आई हूँ खाला क्या है इस घर में। तो बोली अरे बेटा जब कोई मसला नहीं है, तुम लोग सुकून से रह रहे हो, उस चीज़ ने तुम्हें कुछ परेशानी नहीं दी तो फिर क्यों पूछ रही हो। मैंने कहा नहीं खाला मैंने कुछ ना कुछ महसूस किया है और मैं जानना चाहती हूँ, इसलिए मैं आज आपके पास आई हूँ। इस घर में कुछ है, मैं भी महसूस कर चुकी हूँ, मुझे खुल के बताइए क्या है। वो बोली मैं परेशान हो जाओगी सुन के, तुमसे पहले जितने लोग आए थे वो तो खुद ही चले गए, मैंने किसी को कुछ नहीं कहा। तुम्हें रहता देखा तो खुशी हुई और वैसे ही तुमसे कह बैठी कि कोई परेशानी तो नहीं है क्योंकि तुमसे पहले लोग डर के चले जाते थे। अब तुम मजबूर कर रही हो तो ठीक है, मैं बता देती हूँ। इस घर में एक जोड़ा जिन्होंने लव मैरिज की थी वो रहने के लिए आए थे। लड़की का नाम था जवेरिया और लड़के का नाम था काशिफ। दोनों ही खुश शक्ल थे, लेकिन जवेरिया बहुत खूबसूरत थी। अल्लाह ने उसको बहुत कुदरती हुस्न दिया था, लेकिन हर वक्त दुपट्टा करके रहती, निगाहें उसकी हमेशा नीचे रहती, अपने शौहर की बहुत खिदमत करती। नई नई उनकी शादी थी, दोनों बहुत खुश थे, अक्सर बाहर घूमने फिरने के लिए जाते। उसका शौहर अपने बाइक पे उसको काफ़ी जगहों पे घुमाने फिराने, बाहर खाना खिलाने के लिए ले जाता। हम
मोहल्ले की ख़वातीन जब उसको पता करने के लिए जाती कि एक नौजवान लड़की जो इंतहाई खूबसूरत, फर्माबरदार, हर वक्त अपने आप की निगाहों को झुकाए हुए है, हमारी भी बहुत इज्जत करती, और हम जब जाते वो हमसे बहुत प्यार से पेश आती, खाने का पूछती, चाय पिलाती, बिठाती और कहती आप लोग ज़रूर आया करें, मैं अकेली होती हूँ, मेरा दिल लगा रहता है। तो यूँ हम गाहे बगाहे मुख्तलिफ ख़वातीन, एक जैसे सरपरस्त होते हैं, बुज़ुर्ग होते हैं, इस अंदाज में उससे मिलने के लिए जाते, उसके सर पे हाथ रखते और उससे गपशप करते। वक्त इसी तरह गुजरता रहा, लेकिन एक चीज़ जो हमें नज़र आनी शुरू हुई उस घर में, वो ये थी कि वो जो उसका शौहर था काशिफ, वो 2 नौकरियां करता था। पहले वो एक नौकरी करता था, शाम को घर लौट आता था, अब वो रात लेट घर आता था। इसकी वजह पूछी तो उसने बताया अखराजात पूरे नहीं होते, ज़िंदगी की कई ख्वाहिशात हैं, हमारी लव मैरिज है, और वो मुझे कहता है काशिफ कि तुम्हारी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए मुझे 2-2 नौकरियां करनी भी पड़ी, मैं तुम्हारे कदमों में हर चीज़ ला के रख दूंगा। वो एक गरीब फैमिली से था, इसलिए अब वो 2-2 नौकरियां कर रहा था और उनके घर में पैसा आना शुरू हो गया था। और उस पैसे आने से ये हुआ था कि जवेरिया अब आहिस्ता आहिस्ता मॉडर्न हो रही थी। हमने नोट किया आहिस्ता आहिस्ता उसके कपड़े भी महंगे होते जा रहे हैं। पहले वो एक सादा से कपड़े पहनती थी, अब वो बहुत अच्छे कपड़े पहनना शुरू हो गई थी। हम उसके कपड़ों की तारीफ करते, और फिर उसके सर पे जो दुपट्टा था वो भी उतर गया, और उसने अपने बाल भी कटवा लिए थे। और ना सिर्फ बालों को उसने कटवा लिया था, बल्कि कुछ अरसे बाद उन्हीं बालों को उसने मुख्तलिफ कलर भी करवा लिए थे, स्टिकिंग जिसको बोलते हैं। उसने ऐसे कलर करवा दिए कि वो भला की खूबसूरत बन गई थी अपने उस स्टाइल से, लेकिन वो मॉडर्न हो रही थी। हम उससे पूछते तो वो खुश होकर बताती मेरे शौहर डबल नौकरी करते हैं, और जो पैसा कमा के लाते हैं तो उसी पैसे से मैं अपने लिए कपड़े लेती हूँ, अपने आप बाल बनवाती हूँ, बालों को रंगाती हूँ, अपने आप को खूबसूरत बनाती हूँ कि जो शख्स मेरे लिए दिन रात मेहनत कर रहा है, मुझे भी तो उसके लिए बन संवर के बैठना चाहिए, जब वो घर आए मुझे देखे तो खुश हो जाए। तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा बन संवर के रहती हूँ, और पैसों में से कुछ कोई कंजूसी करके पैसे बचा के अब कपड़े लेती हूँ। हम उसको दुआएं देते, लेकिन थोड़ा सा गुमान ज़रूर होता कि इसके अंदाज बदल रहा है। और फिर एक आहिस्ता आहिस्ता बात हमने नोट की कि जवेरिया जब भी हम जाते, मोबाइल उसके कान से लगा होता और वो फ़ोन पे बात कर रही होती। मैं भी इसी तरह एक दिन उसके घर गई तो किसी से फ़ोन पे बात कर रही थी, तो मैंने बातों से अंदाज़ा लगाया कि वो बात अपने शौहर से नहीं कर रही थी, किसी गैर मर्द से उसकी बात चल रही थी। मैंने 1-2 दफ़ा जब नोट कर लिया और मुझे अंदाज़ा हो गया, तो 1-2 और भी ख़वातीन से मेरी बात हुई कि जवेरिया को क्या हुआ है, आजकल फ़ोन पे बात करती है। तो वो भी आगे से बोल पड़ी, ना सिर्फ फ़ोन पे बात करती है बल्कि उसने लगता है किसी को दोस्त बना रखा है और गैर मर्द से बातें कर रही है। तो हमने तरीके से उसको समझाना शुरू कर दिया कि तुम्हारा शौहर बहुत तुमसे प्यार करता है, तुम्हारे लिए 2-2 नौकरियां करता है, आज तुम्हारे कपड़े, ये तुम्हारी ज्वेलरी, ये तुम्हारा मेकअप, ये तुम्हारे बाल, ये सब कुछ उसकी उस मेहनत की वजह से है जिसके लिए वो दिन रात एक करता है, और तुम अक्सर नज़र आती हो फ़ोन पे किसी से बात करते हुए। बेटा ये बात ठीक नहीं है, ऐसा मत करो। और वो बात को गोल मोल करती, नहीं नहीं मैं किसी से बात नहीं करती, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको गलत महसूस हुआ है, मैं अपनी एक दोस्त से बात कर रही थी, और ऐसे वो कवर कर देती। अब जब हम समझाना शुरू हुए तो उसने तरीका ये इख्तियार किया, जब हम पहले घर में दाखिल होते थे तो हमारी इज्जत करती थी, आओ भगत करती थी, फ़ौरन बिठाती थी, मैं आपके लिए ठंडा लेके आती हूँ, मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ, खिदमत करती। अब वो जल्दी से कोशिश करती कि हम जिस काम से आए हैं काम करें और वापस जाएं, क्योंकि उसकी ख्वाहिश होती थी बस जल्दी से जो आया है जाए और वो अपने फ़ोन पे बातें कर सके। मैं समझी शायद मेरे साथ कर रही है, तो पता लगा गली की और औरतों ने भी यही कहा कि अब वो हमसे भी ज़्यादा बात नहीं करती, बस उसको मोबाइल की फ़िक्र होती है और हर वक्त मोबाइल पे लगी रहती है। उसका सिलसिला इसी तरह चलता रहा, लेकिन हम लोगों ने भी वहां पे जाना कम कर दिया कि लग रहा था कि मामला गलत तरफ जा रहा है, और हम रोक ही सकते थे, जो हमने रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने बजाय बात को समझने के हमसे ही दूर रहना बेहतर समझा था। वक्त इसी तरह गुजरा कि एक दिन उसका शौहर जो रात को 12-1 बजे आता था और आते ही थका हारा आके सो जाता, उस दिन 8 बजे ही उसने छुट्टी ले ली, उसकी तबीयत बेहतर नहीं थी, और वो छुट्टी लेके घर पहुंचा। आज वो
बाइक भी नहीं चला पा सकता, उसके सर में शदीद दर्द था, तो वरना वो बाइक पे आता था। आज उसने कहा मैं ऑटो कर लेता हूँ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से चला जाता हूँ, आज मुझसे बाइक नहीं चलाया जाएगा, कल आके बाइक दफ्तर से ले लूँगा। दफ्तर में उसने बाइक खड़ा किया और किसी सवारी के ज़रिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ज़रिए वो घर पहुँच गया। जब घर के दरवाजे पे आया तो दरवाज़ा उसने खटकाने के लिए जैसे ही हाथ आगे किया तो दरवाज़ा अंदर से शायद खुला हुआ था। वो सीधा अंदर चला गया, आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। उसके सर में दर्द था कि पहुंचूं और बीवी से बात करूं, उसको कहूं मुझे सर दर्द की कोई गोली दे दो। वो जैसे ही किचन के करीब गया तो उसकी बीवी फोन पे किसी से बातें कर रही थी, और वो किचन के करीब जैसे गया एक दो लफ्ज उसके ऐसे कान में आए कि वो ठटक गया और रुक गया कि ये क्या उसने बात की है। और उसने सुनने की कोशिश की तो पता लगा उसकी बीवी किसी गैर मर्द से बातें कर रही है और उसको जान जान कह के मुखातिब कर रही है। और उसने काफी बातें वहीं पे खड़े होके सुन ली। और जब उसने बीवी की सारी बातें सुनी, उसका दिमाग फटने वाला हो गया। उसी वक्त वो उल्टे कदमों बाहर निकला, और जब गली से बाहर आ गया उसको समझ ना आए वो क्या करे, वो क्या करे क्या करे। उसने एक छुरा खरीदा और छुरा खरीद के सीधा घर आया। बीवी अभी तक किचन में उसी तरह मोहब्बत भरी बातों करने में लगी हुई थी। वो अंदर गया और उसने बीवी को मुखातिब किया और कहा मुझे जो कुछ भी है सच सच बता दो, मैंने सुन लिया है। उसने छुरा छुपाया हुआ था। बीवी ने जब देखा कि वो उसकी बातें सुन चुका है, उसने दोहरा भी दी कि तुमने जिसको जान जान कह के ये कहा है, मैंने सब सुन लिया है, बेहतर है मुझे खुद बता दो। वो डर गई, नहीं 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 ऐसा नहीं है। कोशिश करने लगी तो उसने छुरा निकाल लिया कि अगर तुमने मुझे सच ना बताया तो मैं इस छुरे से आज तुम्हें कत्ल कर दूंगा। बेहतर यही है तुम मुझे सब कुछ सच बता दो, और सच सुनने के बाद मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, तुम्हारी जान को बख्श दूंगा। अगर तुमने मुझसे झूठ बोला तो यही छुरा जो मेरे हाथ में है ये तुम्हारे पेट के अंदर होगा। बेहतर है सब सच बोलो। वो डर गई, उसने कभी सोचा भी नहीं था। फौरी तौर पे सच बताने को तैयार हो गई कि अगर मैं सच बता दूं मेरी जान बख्श दोगे, मुझे मारोगे तो नहीं। उसने कहा नहीं मारूंगा, सच बताओ। उसने उसको बताना शुरू किया कि जब हम इस घर में आए तो मैं तुम्हारे साथ ही सिंसियर थी, कुछ भी ऐसा नहीं था। बोर होती थी घर के अंदर, कभी कोई आंटी कोई मिलने के लिए आ जाती, उनके साथ गपशप करती। कि फिर एक दिन मेरे मोबाइल पे एक कॉल आई, एक लड़की की कॉल। उसने नंबर शायद किसी और का मिलाया था, मेरा मिल गया, और बातचीत उसने मुझसे करनी शुरू कर दी। मैं भी बोर हो रही थी, उसकी आवाज़ बहुत प्यारी थी और मैं भी उससे बातचीत करना शुरू हो गई। यूँ बातों बातों में हम दोनों के बीच में इस तरह काफ़ी देर बात हुई कि दोनों को अंदाज़ा हुआ कि बड़ी अच्छी बात हुई। उसने फ़ोन बंद कर दिया। अगले दिन मेरे दिल में आया कि मैं उसको फिर कॉल करूं। उसका नंबर तो मेरे पास सेव था कि कितनी अच्छी लड़की थी, कैसी बातें की, ऐसी ज़बरदस्त उसने मुझे बातें सुनाई कि तुम मेकअप कौन सा करती हो, आई शेड कौन सा लगाती हो, ऐसी बातें की जो उसने कभी सुनी भी नहीं थी। उसने उसको अगले दिन कॉल मिला ली। वो सोई हुई थी। वो उससे बोली ओहो सॉरी आप तो सो रही हैं, मैंने कहा कि मैं आपको फ़ोन करूं, आपसे बात करूं। बोली हाँ क्योंकि रात को जागती हूं सारी रात, तो दिन को सोती हूं, तो इसलिए सो रही थी। खैर तुम्हारी कॉल आ गई, कैसी हो। ऐसे बातें शुरू हो गई। और बातों बातों में इस तरह उसने उसे बताया कि वो तो एक ऐसी दुनिया में रहती है जो जन्नत है, जहाँ पे परियां होती हैं, जहाँ पे शहजादे होते हैं, जहाँ पे फ़न होता है, जहाँ पे पैसों की बारिश होती है। और वो उसको उस पर बातें बताती। वो उसकी बातें सुनना शुरू हो गई और वो उससे बातें करते करते जवेरिया को उसने कहा तुम्हें देखना है, मिलना है, तुम्हें मैं किस दिन अपने साथ लेके जाऊंगी, तो मेरे घर तो आओ। यूं जहाँ दोस्ती हुई थी, जवेरिया एक दिन उससे मिलने के लिए उसके फ्लैट में भी गई। वो एक 2 कमरों के सादा से फ्लैट में रहती थी, बहुत ज़्यादा लविश किस्म का नहीं था। वो कहती क्योंकि मैं रातें बहुत कम गुजारती हूँ, मेरे पास पैसा इतना होता है, मेरे 2 ही शौक़ हैं, बहुत अच्छा बाहर से खाना खाना और पैसा उड़ाना, अपने ऊपर पैसा लगाना। वो अपने ऊपर पैसा लगाती थी। उसने उसको अपने उस फ्लैट के अंदर जब अपने कपड़े दिखाए तो वो देख के हैरान रह गई। कपड़े भरे हुए थे, ऐसे महंगे महंगे कपड़े, ऐसे मॉडर्न कपड़े जो कभी उसने सोचे भी नहीं थे। और उसके बाद बेइंतहा ज्वेलरी थी, उसके पास काफ़ी सामान था। और उसने उसे गिफ्ट में अपने 1-2 कपड़े भी दिए कि ये तुम्हें गिफ्ट कर रही हूँ, तुम ले लो ना। उसने पहन के देखे वहीं खड़े होके तो उसके ऊपर बहुत प्यारे लगे, और उसको इतने प्यारे लगे कि वो उसकी आंखों को पहचान गई और बोली
मुझे पता है तुम्हें बहुत प्यारे लगे हैं, ये तुम्हें गिफ्ट कर दिया। बोली नहीं नहीं नहीं, ये बहुत कीमती है, मैं तो वैसे पहन के देख रही थी। उसने कहा यार तुम्हें गिफ्ट कर दिया ना, मेरी पास आई हो। क्योंकि उस लड़की ने देख लिया था कि जवेरिया बहुत हसीन और जमील है और बहुत ही सादा है। सो इनकी दोस्ती चल पड़ी। जब उसने पहली दफ़ा महंगे कपड़े पहने तो शौहर ने पूछा कि ये कपड़े कहाँ से आए? तो उसने कहा मेरी एक दोस्त है, उसने मुझे गिफ्ट किए हैं। उसने कहा कौन सी दोस्त? उसने कहा नई दोस्त बनी है, वो यहीं पास ही रहती है, तो उसने मुझे गिफ्ट किए हैं। शौहर को उसने कायल कर लिया। वो जो इंतहाई महंगा सूट था वो उसने छुपा के रखा, एक जो दरमियाना सा था वो उसने। कुछ दिनों के बाद शौहर के सामने वो महंगा सूट पहन के आई। शौहर ने पूछा ये कहाँ से लाई हो? तो उसने बोला आप जो मेरे लिए इतना कमाते हैं, जो मेरे लिए इतना पैसा जमा करते हैं, दिन रात करते हैं कोशिश, तो मैंने उसमें से पैसे बचा बचा के अपने लिए एक महंगा सूट खरीदा है ताकि आपके सामने पहन के आऊँ और देखें मैं कितनी प्यारी लग रही हूँ। वो शलवार कमीज नहीं था, वो जीन्स और शर्ट थी मॉडर्न किस्म की। शौहर देख के हैरान हुआ, लेकिन जब देखा कि बीवी उसकी मोहब्बत में उसके लिए इस तरह बन संवर के आई है तो वो खुश हो गया, उसको गले लगा लिया कि वो मेरा कितना ख्याल रखती है। फिर वो मेकअप करना शुरू हो गई और शौहर को एहसास दिलाया कि मैं ये आपके लिए मेकअप कर रही हूँ कि आपको और प्यारी लगूं। फिर उसने बाल कटवा लिए, बाल रंगवा लिए, वो बदलती जा रही थी, शौहर को कहती जा रही थी ये मैं आपके लिए कर रही हूँ कि आपको मैं और पसंद आ जाऊँ। लेकिन हकीकत में जिस लड़की से उसकी दोस्ती हुई थी ये सब उसको वही सिखा रही थी। उसी ने उसके बाल कटवाए थे, उसी ने उसके बाल रंगवाए थे, वो उसको कपड़े पहना रही थी, वो उसको मेकअप सिखा रही थी, वो सारा कुछ सिखा रही थी। जब उसको पूरा ट्रेंड कर चुकी तो उसको बोली अब तुम तैयार हो उस पार्टी पे चलने के लिए? और एक दिन उसने कहा लेकिन मुझे जल्दी जाना होगा, मेरा शौहर इतने बजे घर आ जाता है। उसने कहा ठीक है, उससे पहले मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगी। वो उसको लेकर एक ऐसी पार्टी में पहुंची जहां पे लड़कियां वाकई परियां बनी हुई थीं। इंतहाई महंगे कपड़े, इंतहाई बेहतरीन परफ्यूम लगाए हुए, बाल कटे हुए, लिबास भी इंतहाई मॉडर्न, और वो डांस कर रही थी, कुछ बैठी हुई थी, कुछ बातें कर रही थी। ये एलीट क्लास की एक डांस पार्टी थी। एलीट जो अमीर लोग थे वहाँ के, वहाँ की कुछ ऐसी वो थी। वो तो पहले दिन चकरा के रह गई, उसका कॉन्फिडेंस नहीं था, बैठ नहीं पा रही थी, लेकिन वो लड़की उसको सबसे इंट्रोड्यूस करवा रही थी। वो जो भी देखता वो मॉडर्न थी, उसके बाल, उनका कलर, उसका मेकअप है, उसका हेयर स्टाइल, उसने ड्रेस बहुत मॉडर्न जीन्स शर्ट पहन रखी थी। तो जो भी देखता कहता कितनी वाओ कितनी खूबसूरत है। उसके सारे बहुत तारीफ़ें कर रहे थे, सब उसको देख रहे थे। और इतनी पहली ही महफिल में उसकी खूबसूरती की वजह से वो सब की आंखों का तारा बन गई। उसको सब ने बेहतरीन वेलकम किया कि हमारे ग्रुप में एक और ये लड़की, खूबसूरत एक लड़की को लेके आई है। और सब ने उसको इस तरह प्यार से मिले, उसको पकड़ के उसके साथ डांस किया और इस तरह किया कि वो शराब सिर्फ उसने नहीं पी, बाकी सारे काम किए। नशा कोई नहीं किया, उसको डर था कि शौहर को पता ना लग जाए। और फिर जब टाइम होने लगा तो उसने उसको घर भी छोड़ दिया। शौहर आ गए, वो उस परियों की लाइफ, शहजादों की लाइफ, क्योंकि लड़कियां थोड़ी थी वहाँ पे, बेनता लड़के भी थे, तो उस लाइफ से निकल नहीं सकी थी कि मैं किस दुनिया में गई थी। ऐसी ज़बरदस्त खुशबुएं, ऐसे लड़के, ऐसी लड़कियां। वो शौहर को खाना देते हुए, बातें करते हुए नॉर्मल तो थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो उन ख्यालों में घुसी हुई थी। यहाँ तक कि जैसे कैसे वो सोने के लिए लेट तो गई, लेकिन उसको नींद नहीं आ रही थी। अगले दिन उस दोस्त ने पूछा हाँ कैसा लगा, तो वो बेचैन थी उनको बताने के लिए कि तुमने मुझे क्या दिखा दिया, ये तो बहुत खूबसूरत था, ये तो बहुत ज़बरदस्त था। और उसके बाद फिर सिलसिला ऐसा शुरू हुआ कि अब वो भी उसके साथ जाना शुरू हो गई। वो एक सादा सी मासूम सी लड़की, एक ऐसी लड़की के हत्थे चढ़ गई थी जिसने उसकी खूबसूरती को, उसकी मासूमियत को जान लिया था, क्योंकि उसका कोई बैकग्राउंड तो था नहीं। वो ऐसी मुख्तलिफ पार्टियों में जाती, लड़कों का दिल लुभाती, उनके पर्स से पैसे निकलवाती थी, और अगर किसी को अपने फ्लैट पे लेके आना भी होता तो वो अपने फ्लैट पे भी उनको ले आती थी। इस तरह की सरगर्मियों में उसने जवेरिया को भी इन्वॉल्व कर लिया। सिर्फ जवेरिया एक काम करती थी कि शुरू में किसी लड़के से उसने जिस्मानी ताल्लुक नहीं बनाया था, बाकी वो बहुत कुछ हरकतें करना शुरू हो गई थी। शौहर को किसी बात का पता नहीं था। शौहर को इस अंदाज में मिलती, प्यार से बताती कि जो आप कमा रहे हैं उसी लिए मैंने ये कपड़े, ये जूते, ये बाल आपके लिए बनाए हैं, सारा कुछ है। और फिर एक लड़का जो बहुत अमीर भी था, बहुत हसीन भी था, उसने जब मारिया को देखा, जवेरिया को देखा, तो ये लोग शादियां तो नहीं करते, गर्लफ्रेंड बनाते हैं। तो उसने जवेरिया के साथ दोस्ती की ख्वाहिश का इजहार किया, और उसी की उस दोस्त ने
आगे से इन दोनों की दोस्ती भी करवा दी। अब ये उनके अंदर उठना बैठना और ये वो कभी कभी जाती थी, लेकिन सीख चुकी थी। लड़का भी जान गया था कि एलीट क्लास की नहीं है, किसी गरीब घर से आई हुई है, मासूम सी है। वो इसका दोस्त सा बन गया। उसने इसको पैसे देने शुरू कर दिए और ये उससे पैसे लेना शुरू हो गई। फिर उस दोस्त ने इसे एक दिन अपने घर इनवाइट करने का सोचा, जो उसका घर नहीं था, जो अयाशी का उसका अड्डा था, जहां पे वो और उसके 3 दोस्त भी पहले से मौजूद थे। उसको इतना पैसे दे चुका था कि ये उसके आगे बोल भी नहीं सकती थी। जब ये गई तो उन लोगों ने इसको पहले हल्की सी शराब पिलाई और जब ये शराब के नशे में धुत हो गई तो उन्होंने म्यूज़िक लगा के डांस किया। डांस करते हुए ये बहुत खुश थी और महफिल को एंजॉय कर रही थी कि उसके बाद वो कुछ हो गया जो वो चाहती भी नहीं थी। उन तीनों और उस लड़के के साथ जिस्मानी ताल्लुक़ बन गया। पहले उसी लड़के ने उसके साथ जिस्मानी ताल्लुक़ बनाया और फिर अपने 3 दोस्तों को भी पेश कर दिया, उन्होंने भी उनके साथ जिस्मानी ताल्लुक़ बनाया। उसके बाद वो घर तो आ गई, क्योंकि उसने बता दिया था उसकी सहेली ने भी कि उसको हर सूरत में इस वक्त घर पहुंचाना है। और जिस दिन वो उनसे मिलने के लिए गई थी वो उसके शौहर की नाइट शिफ्ट थी। शौहर ने आज घर नहीं आना था, इसलिए वो उनके पास मिलने चली गई थी। अब वो जो लड़का था उसके साथ इसकी मुस्तकिल दोस्ती हो चुकी थी और अक्सर वो उसको बुलाता तो खुद भी और कभी उसके दोस्त भी उसके जिस्म से खेलते, पैसा उसको दे देते थे। शौहर जिस दिन घर में दाखिल हुआ था वो इसी टॉपिक पे ही बात कर रही थी कि नहीं बाबा अब नहीं आना, तुम तो चलो ठीक है, तुम अपने दोस्तों को भी बुला देते हो, फिर वो भी मेरे साथ ताल्लुक कायम करते हैं। तो शौहर ने जब ये जुमला सुना तो वो भड़क उठा कि ये क्या कह रही है कि तुम भी करते हो और तुम्हारे शौहर भी मेरे साथ जिस्मानी ताल्लुक बनाते हैं। और इस तरह की बातें जब उसने सुनी वो बाहर गया, छुरा लेके आया और उसने खड़े होकर कहा। तो जब उसने सारी कहानी उसको सुना दी कि हाँ मेरा उनके साथ जिस्मानी ताल्लुक कई दफ़ा बन चुका है और वो मुझे कई दफ़ा पैसा दे चुके हैं और घर के फलां हिस्से में काफ़ी पैसा रखा है। और ये जो ज्वेलरी है जिसको मैं कहती थी ये मैं मसनूई ज्वेलरी लेके आई हूँ, ये मसनूई नहीं है, ये रियल ज्वेलरी है। जेवरात उसने ले लिए थे, शौहर कहती थी ये मैं मसनूई लेके आई हूँ, लेकिन वो रियल थे। जब उसने शौहर को बता दिया, शौहर ने कहा मैं कितना बेगैरत हूँ जो दिन रात तुम्हारे लिए करता रहा, तुम्हारी खुशियों के लिए अपनी नींदें हराम कर दी और तुमने मुझे धोखा दिया। इतनी पूरी कहानी सुनाने के बाद मैं तुम्हें छोड़ भी दूं, क्या मैं जिंदा रह सकूंगा? जिस मोहब्बत के लिए मैंने घर बार सब कुछ छोड़ा, अपने माँ बाप को लौट के पूछा नहीं, एक गरीब फैमिली से था, कभी उनको 1 रुपया भी नहीं भेजा, सब कुछ तुम्हारे ऊपर निछावर करता रहा और तुमने मेरी इज्जत को बेच डाला। मैंने किस चीज़ की तुम्हें कमी दी थी? वो रोता रहा खड़े होके और उसके बाद ऐसा जज्बाती हुआ कि उसने वो हाथ में पकड़ा हुआ छुरा उसके पेट में घुसा दिया और उसके ऊपर इतने छुरे के वार किए कि उसको मार डाला। जैसे ही उसके पेट में छुरा लगा वो जोर से चीखी। जान पहले यही समझी थी मुझे छोड़ देगा, लेकिन जब उसने उसको छुरा मार दिया तो वो चीखना शुरू हो गई और उसकी चीखों पुकार से इर्द गिर्द के लोग आ गए। और जब लोग अंदर जमा हुए हैं तो वो तड़प तड़प कर नीचे मर चुकी थी और उस नौजवान ने अपने पेट में भी छुरा घोंप लिया था और वो जख्मी हालत में नीचे पड़ा हुआ था। काशिफ बीवी मर चुकी थी। मोहल्ले वालों ने पूछा क्या हुआ? उसने कहा मैंने मारा है अपनी बीवी को और अपने आप को भी मैंने मार दिया है। उन्हें जल्दी से एम्बुलेंस मंगवाई और उसको बचाने के लिए जब अस्पताल लेके गए तो उसने रास्ते में सारी कहानी सुना दी कि मुझे जीना नहीं है, मुझे नफरत हो गई अपने आप से, मेरी बीवी ने यह किया है। और उसने जो कुछ बीवी से सुना था सब मोहल्ले वालों को बता दिया। अस्पताल में उसको ट्रीटमेंट जारी थी लेकिन वो जान बच ना सका, अल्लाह को प्यारा हो गया। लेकिन उसके बाद से ये घर खाली पड़ा था और जो भी रहने के लिए आया फिर उनको वो लड़का और लड़की नजर आते थे। और जब ये सारी बात वहां पे खड़ी मारिया सुन रही थी तो एकदम से वो चौंकी, क्योंकि वो उस लड़की और लड़के को देख चुकी थी। लड़की फ़ोन पे बातें कर रही थी और लड़के ने उसके पेट में छुरे घोंपे थे और वो शौहर को बुला के लाई थी, लेकिन शौहर को कुछ नज़र नहीं आया था। वो कुछ देर वहाँ पे रही लेकिन उसने बताया नहीं कि मैं लड़की और लड़के को देख चुकी हूँ। वो उस घर आ गई। उसने फैसला कर लिया कि जितना जल्दी हो सकता है, मैं शौहर से कहती हूँ कि हमें ये घर छोड़ लेना चाहिए, हम कोई और घर किराए पे लेते हैं, ये घर ठीक नहीं है। इसका मतलब है जो कुछ भी मैंने सुना था वो सब ठीक था। शौहर से उसने कहा कि हमें घर चेंज करना है। शौहर ने कहा अभी तो हालात नहीं हैं, अभी नहीं, कर लेंगे, रुक जाओ। और शौहर ने टाल दिया। उधर मारिया आमिर के साथ अभी तक फ़ोन पे लगी हुई थी और आमिर जो मुसलसल उसको कह रहा था कब मिलोगी कब मिलोगी, एक दिन उससे बोला कि यार अब बस रहा नहीं जाता, तुम्हारा दीदार करके रहूँगा, मुझे नहीं पता तुमसे मिलना है।
बिल्ला अभी भी आके बैठता और उसको ताड़ता और उसको कहती है आमिर यार बिल्ला मुझे बैठा देख रहा है। तो कहता है यार तू क्यों बिल्ले को बीच में ले आती है, छोड़ना। और खैर एक दिन उसने कहा अच्छा ठीक है बाबा, मैं जब सब्जी लेने के लिए आऊंगी ना तो तुम मुझे देख लेना। वो सब्जी लेने के लिए जब गई तो आमिर बाइक पर आ रहा था, जो उसने बताया था मैंने इस तरह के कपड़े पहन रखे होंगे, इस तरह की शर्ट होगी, इस तरह की पैंट होगी, हुलिया सारा बता दिया। और इसने भी हुलिया बता दिया कि मैं ऐसा बैग लेके आएंगी, ऐसे हुलिये में होंगी। ये सब्जी लेने के लिए बाहर निकली और आमिर सामने आया, दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया। उसने आके इसके करीब बाइक रोकी, कहा मारिया बैठो। उसने कहा नहीं बाबा मैं बैठूंगी नहीं। कह रहा है यार एक चल के कोल्ड ड्रिंक की पीते हैं, बैठो ना। उसने उसको बाइक पे बिठाया और एक होटल में ले गया, जहाँ पे बैठ के उन्होंने कोल्ड ड्रिंक मंगवाई। आमिर की आवाज़ बहुत खूबसूरत थी, बातें बहुत ज़बरदस्ती करता था, लेकिन सामने वो इतनी अच्छी शक्ल का मालिक नहीं था। बड़ी बड़ी उसकी मूंछें थीं, काला सा उसका रंग था, बाल उसके अच्छे थे, लेकिन मोटा सा था, भदा सा था। वो उसके मुकाबले में कई गुना ज़्यादा खूबसूरत थी। जबकि जब वो मिलने का कहता तो वो आगे से कहती कि यार तुम मुझसे ना मिलो, हो सकता है जब तुम मुझसे मिलो तो तुम्हें मैं पसंद ही ना हूँ, तुम कह दो मारिया नहीं हूँ, तुम मुझे पसंद नहीं आई। तो वो कहता है यार कुछ भी हो जाए तुम मुझे पसंद हो, अगर मैं तुम्हें पसंद ना आया। तो मारिया कहती नहीं नहीं तुम्हारी आवाज़ तो बहुत खूबसूरत है, तुम तो मुझे पसंद आओगे। और आज जब दोनों आमने सामने बैठे हुए थे तो मारिया सोच रही थी ये कैसा है, अजीब सा है। ये लफ्ज़ों की हद तक तो ठीक है, आवाज़ इसकी बहुत प्यारी है, अभी भी बोल रहा है तो आवाज़ इसकी बहुत खूबसूरत है, लफ्ज़ बहुत खूबसूरत बोलता है, लेकिन शक्ल इसकी अच्छी नहीं है। और वो उसको अजीब सी निगाहों से देख रहा था। उससे मिली और उसने उसको उसके घर वापस छोड़ दिया। उसके बाद सिलसिला शुरू हुआ। आमिर फ़ोन करता और कहता यार फिर तुम्हें देख रहा है, जब से तुम्हें देखा है मैं तो दीवाना हो गया हूँ। और ऐसी मोहब्बत की बातें करता कि वो और परेशान हो। वो अब फ़ोन पे तो उसको फिर भी बर्दाश्त कर लेती, फ़ोन गुजारने के लिए आमिर के साथ वो प्यार कर चुकी थी। एक ऐसा आमिर, ऐसा दोस्त बना चुकी थी जो फ़ोन पे उसको अच्छा लगता था, सामने उसको आमिर बिल्कुल नहीं अच्छा लगा था। लेकिन जब अब दोबारा उसने फ़ोन किया तो फिर से उस पर फ़ोन पे शुरू हो गई। अब वो मिलने का कहता और ये मिलने का नहीं कहती थी, ये बचने की कोशिश करती थी। फ़ोन पे इसी तरह बातें चलती रहीं कि आमिर एक दिन बग़ैर बताए गली में आ गया बाइक पे, उस वक्त जब वो सब्ज़ी ले रही थी। क्योंकि आमिर उससे पूरा शेड्यूल पूछ चुका था कि शौहर कब जाते हैं, बच्चे स्कूल कब जाते हैं, सब्ज़ी लेने कब जाती हो, बच्चे स्कूल से वापस कब आते हैं, सब कुछ उसको पता था। इसलिए वो जैसी सब्ज़ी लेने के लिए बाहर गई, उसको पता था रोज़ इस वक्त फ़ोन पर बातें करते हुए मुझसे वो सब्ज़ी लेने के लिए जाती है। तो वो बाइक पर आया और उसने उसे देखा और चला गया। फ़ोन पे उसने कहा कि तुम क्यों आए? उसने कहा तुम्हारा दीदार करना था, अगर तुम्हें मैंने देख लिया तो इसमें कौन सा हर्ज है। और फिर एक दिन छोड़ के हर अगले दिन आमिर पैदल बाइक के बगैर आता और खड़ा उसको घूरता रहता, दूर खड़ा होके। वो उसको घर जाके कहती कि तुम क्यों आते हो? तो कहता तुम्हारा दीदार करने आया हूँ, तुम्हारा दीवाना जो हो गया हूँ, तुम्हारा आशिक जो हो गया हूँ, क्या करूँ। और फिर से उसको ऐसी बातें करता, वो फिर से बातों में गुम हो जाती। और एक दिन सब्ज़ी लेने के लिए वो बाहर गई, उसने सब्ज़ी ली, देखा आमिर आज नहीं है। उसने कहा शुक्र है वो आज नहीं है। वो सब्ज़ी लेके जैसे ही दरवाजे में अंदर दाखिल होने लगी तो उसी वक्त दरवाजे को किसी ने पीछे से धक्का दिया और उसके पीछे कोई और भी दाखिल हो गया। तो एकदम से परेशान हो गई, आमिर अंदर दाखिल हो गया। तो बोली ये क्या है, ये क्या हरकत की है तुमने आमिर? बोला क्या की है, दिल के हाथों मजबूर होके पहुँचा हूँ तुम्हें देखने के लिए। जब तुम्हें देखता नहीं हूँ मुझे चैन नहीं आता। यकीन मानो अब तो मेरा दिन और रात का चैन और करार तुम छीन के ले गई हो, मैं क्या करूं। तो वो बोली बाहर जाओ कोई देख लेगा। उसने कहा मैं देख के ही आया हूं, इधर उधर मैंने सब देख लिया, किसी को भी नहीं पता कि मैं अंदर आया हूं, तुम बेफिक्र हो, देख लो बाहर झांक के, कोई भी नहीं है। उसने फिर बाहर झांक के देखा, इधर उधर देखा, कोई भी नहीं था। तो बोला बस एक कप चाय ही पिला दो, चला जाऊंगा। अब उसने कहा ये आ गया है, अगर एक कप चाय पिला दूं तो क्या हर्ज हो जाएगा। चाय, उसने कहा ठीक है चाय पी के फ़ौरन चले जाओगे? उसने कहा हाँ चाय पी के फ़ौरन चला जाऊंगा। अब आमिर को देखने के बाद, जब से वो आमिर को मिली थी तब से ही वो आमिर को फ़ोन की हद तक तो पसंद करती थी कि फ़ोन पे वो लगा रहे, उसे बातें करे, वो अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें करता था, लेकिन शक्ल का वो इतना प्यारा नहीं था। अब वो घर घुस आया था, उससे जान छुड़वाना चाह रही थी और चाय बनाते हुए सोच रही थी कि यार अब इससे जान ही छुड़ाऊं, ये तो गले पड़ गया, मेरे घर आ गया, ये तो गलत बात है, इसने क्या हरकत की है, इसको पहले मुझसे पूछना चाहिए था। वो चाय लेके अंदर कमरे में गई, वो बैठा था कि आमिर ये बहुत गलत है, तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए था कि तुम मेरे घर आ रहे हो, तुमने मुझसे पूछा भी नहीं और अंदर इस तरह आ गए हो, ये मैं बहुत बुरा मनाऊंगी इस बात का। नहीं, ये मुझे बहुत बुरा लगा। उसका चेहरा
तल्ख हो गया, उसका लहजा सख्त हो गया कि नहीं ये बहुत गलत हरकत है, बस चाय पियो और जाओ यहाँ से। उसने कहा ठीक है यार, आ गया हूँ पहली दफ़ा तो चला जाता हूँ, चाय बस पी के चला जाऊँगा, बैठो तो सही, एक तो बातें तो कर लो यार, तुम्हें देख लूँगा तो क्या गुनाह हो जाएगा, तुम्हारी दीदार के लिए आया हूँ। ये सामने बैठ गई। आमिर चाय उठाने के बहाने अपने बिस्तर से उठा और सीधा जाके उसने दरवाजे की कुंडी लगा दी। ये एकदम से घबरा के खड़ी हो गई कि ये क्या हरकत है। आमिर बोला मैं अपने प्यार को आज पाने के लिए आया हूं। वो बोली फौरन आमिर कुंडी खोलो। नहीं तो उसने कहा क्या करोगी? उसने कहा कुछ नहीं करूंगी, तुम कुंडी खोल दो। आमिर ने कुंडी खोल दी। ये लो, अंदर तो फिर भी कोई नहीं आएगा क्योंकि तुम होती हो और सिर्फ मैं होता हूं, हम फोनों पे बातें करते हैं और अंदर तो कोई नहीं आता, तो आज भी कोई नहीं आएगा। यार मुझसे दूर हो रही हो। वो ऐसी हरकतें और ऐसी बातें कर रहा था कि उसको अंदर ही अंदर गुस्सा आ रहा था। वो सीधा ऐसे गया जैसे उसका हाथ पकड़ सके। उसने जैसे प्यार से उसका हाथ पकड़ा, उसने उसका हाथ झटक दिया कि ये क्या बदतमीजी आमिर, तो मेरा हाथ क्यों पकड़ रहे हो? उसने कहा यार हम प्यार करते हैं। उसने कहा लेकिन मैं शादीशुदा हूं। तो उसने कहा हम इतने अरसे से जो बात कर रहे हैं, क्या मुझे नहीं पता था तुम शादीशुदा हो? तुम्हें भी तो पता था तुम शादीशुदा हो, फिर भी तुम मुझसे प्यार कर रही थी, मुझसे बात कर रही थी, तो इसमें ऐसा क्या गुनाह हो गया? उस तरह आगे बढ़ा के उसने उसको गले लगाने की कोशिश की। उसने उसको धक्का दे के पीछे करने की कोशिश की, तो उसने उसको अपनी बाहों में जबरदस्ती जकड़ लिया कि नहीं अब नहीं, अब नहीं। मारिया के दिल में आया कि मैं जोर से चीखूं और मोहल्ले वालों को इकट्ठा करूं, लेकिन एकदम से उसके दिमाग में आया कि अगर मैं चीखूं भी सही, मोहल्ले वालों को जमा भी करूं, तो उनको क्या जवाब दूंगी कि ये कौन है? वो मुझसे सवाल करेंगे कि अगर ये कोई अननोन शख्स अंदर आ गया है, पुलिस को बुलाते हैं, तो ये अगर आगर से कह देता है कि जी बुलाओ पुलिस को, मैं बताता हूं, मैं इससे बातें करता हूं, ये मेरी दोस्त है और हम मिल चुके हैं और जो कुछ मैं कर चुकी हूं ये सारा कुछ बता देगा, ये तो मेरे गले पड़ जाएगा, मेरा शौहर ही मुझे तलाक दे देगा। ये क्या हो गया? वो खौफजदा हो गई और आमिर उसी वक्त बोल भी पड़ा, देख मारिया चुप करके अपने आप मेरा हवाले कर दे। अगर तूने शोर मचाया तो याद रखी मैं भी सोच के आया हूं, पूरे मोहल्ले को भी मैं बताऊंगा कि इसी ने मुझे बुलाया है। ये देखो मेरी फ़ोन कॉल्स, मेरी पूरी फ़ोन कॉल के अंदर घंटों की इससे बातें हैं और तेरी कई बातें मैं रिकॉर्ड कर चुका हूं जिसमें तू मोहब्बत की बातें कर रही है और मेरे साथ ऐसी ऐसी बातें कर रही है कि वो बातें अगर मैंने तेरे शौहर को सुना दी तो तेरा घर भी नहीं बचेगा। तो बेहतर है एक ही दफ़ा आया हूँ, नहीं आऊँगा तेरे घर, चुप कर जा, बस चुप करके लेटी रहे, जो मैं करता हूँ मुझे करने दे और उसके बाद मैं चला जाऊँगा, और हाँ मैं कभी नहीं आऊँगा। और अगर तूने कोई शोर मचाया तो मैं भी तैयार हूँ ऐसे तेरे घर में नहीं आया, देख मैं भी आज सारी दुनिया को तेरा राज बता दूंगा। वो फंस चुकी थी, वो एक ऐसी गलती कर चुकी थी जिसकी बिना पे उसकी रिकॉर्डिंग कर चुका था और वो रिकॉर्डिंग उसको मरवा देती। वो लेट गई और अपने खुदा से माफ़िया मांगनी शुरू कर दी। दिल ही दिल में कहा या अल्लाह मैंने गलती की, एक इंसान से बात कर ली, तू जानता है मैंने कभी किसी के साथ कभी गलत नहीं किया, या अल्लाह तू जानता है मैं गलत नहीं हूँ, या अल्लाह मैंने किसी और मर्द से बातें एक गपशप के लिए की थी, इसलिए नहीं की थी कि मैं जिस्मानी ताल्लुक़ कायम कर सकूँ, मैं एक नापाक लड़की नहीं हूँ, मैं अपने वजूद को नापाक नहीं करना चाहती, या अल्लाह मुझसे गलती हो गई। वो दिल ही दिल में आंसू उसके बह रहे थे और रो रही थी और दिल ही दिल में दुआएं कर रही थी और वो भेड़िया बन के उसके ऊपर सवार हो गया। वो जैसे ही वो भेड़िया बन के उसके ऊपर चढ़ा तो उसी वक्त जो वो रो रही थी, खुदा से गिड़गिड़ा के माफ़ी मांग रही थी कि मेरे मालिक आज मुझे माफ़ कर दे, मैं ज़िंदगी भर किसी मर्द की तरफ देखूंगी भी नहीं, मैं अपने शौहर से अपने बच्चों से बेइंतहा प्यार करती हूँ, तू तो मेरी नीयत को जानता है कि मेरी नीयत ये नहीं थी। इससे पहले कि आमिर उसके कपड़े उतारता, आमिर के मुंह से एक ज़ोरदार चीख निकली। वो रोते हुए आंखें बंद किए हुए जो रो रही थी, खुदा से दुआएं मांग रही थी, आमिर की चीख सुन के एकदम से आंखें उसने खोल दी तो देखा एक काला स्याह बिल्ला आमिर के मुंह पे पंजे मार रहा था और इस तरह उसके सर पे चढ़ा हुआ था। पीछे से शायद उस बिल्ले ने उसके सर पे छलांग मारी थी। इससे पहले कि आमिर संभलता उसने उसके मुंह पे पंजे मार दिए थे। उसकी आंखों के नीचे और आंखों पे भी खराशियां आ गई थी और उसके मुंह पे जोरदार पंजे लग गए थे और उसके मुंह से चीख निकल गई। उसने अपने दोनों हाथ बिल्ले को ऐसे हटाने के लिए अपने मुंह पे किए ही थे कि बिल्ले ने पीछे उसकी कमर पे ऐसे जोर से अपने पंजे गाड़े कि उसको मुंह से ऐसी दर्दनाक चीख निकली जैसे किसी ने उसको खंजर गाड़ दिया हो और वो बिल्ला बाकायदा उस पर हमला आवर हो गया था। वो अपने हाथ पीछे ऐसे कर रहा था कि बिल्ले को हटा सके, लेकिन बिल्ला जनूनी हो चुका था। उसने अपनी जान बचाने की कोशिश की, उसकी कमर, उसका मुंह जख्मी हो गया था।
कतरे भी नीचे गिर गए खून के। ऐसे पंजे गाड़े थे उस बिल्ले ने कि एकदम से वो उठा और बाहर की तरफ उसने दौड़ लगा दी। वो जल्दी से उठी, अपने जिस्म पे उसने चादर डाली और रोना शुरू हो गई। और इधर उधर उस बिल्ले को देखा जिस बिल्ले ने हमला किया था कि वो बिल्ला कहाँ है। कमरे के अंदर कोई बिल्ला नहीं था। ये वही काला स्याह बिल्ला था जब भी फोन करती थी तो वो सामने आकर बैठ जाता था। वो बिल्ले को ढूंढती रही, बिल्ला कहीं नजर नहीं आया। वो उठ के खड़ी हुई, उसने वजू किया और नमाज पढ़ी और गिड़गिड़ा के सजदे में दुआ की कि या अल्लाह मुझसे भूल हो गई, तूने आखिरी लम्हे में मेरी इज्जत को बचा लिया। आज के बाद मैं पूरी जिंदगी किसी मर्द की तरफ देखूंगी भी नहीं। मुझसे भूल हो गई। मैं तो सोची थी एक बातें करने का बहाना है, सिर्फ बातें करती रहूंगी। मुझे क्या पता वो भेड़िया मुझे इस तरीके ब्लैकमेल करेगा। लेकिन वो जितना जख्मी हो गया था और जितना उस बिल्ले ने उस पर हमला कर दिया था, शायद वो खुद समझ गया था कि ये बिल्ला ऐसे हमला नहीं कर सकता, क्योंकि जिस तरह पंजे उस बिल्ले ने मारे थे, बिल्ला इस तरह पंजे नहीं मार सकता। उसको भी पता लग गया था ये बिल्ला नहीं, कोई जिन है, क्योंकि वो मजाक में कहता था भाई जिन ही होगा। आज उसको भी यकीन आ गया था ये जिन है, और ऐसा डर के भागा कि फिर उसने कभी कॉल नहीं की। और उसी शाम जब उसका शौहर आया तो उसने अपने शौहर को बताया कि आज एक अनजान शख्स दरवाज़ा खुला देख के अंदर दाखिल हो गया था और मेरी इज्जत पे हमला आवर हो गया था। तो उस काले स्याह बिल्ले ने, जो मुझे अक्सर नजर आता है, मेरी जान बचाई है, उस पर हमला किया और वो भाग गया है। शौहर ने शुक्र अदा किया कि तुम्हारी जान बच गई, उस बिल्ले ने तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाया और उस बंदे से भी तुम्हारी इज्जत महफूज रही। मैं कल ही घर कोई नया ढूंढता हूं, हम जैसे भी हो गया नए घर में रहेंगे, इसमें नहीं रहेंगे। वो दोनों बिस्तर पे लेटे और सुबह उठ के अपने शौहर से वो बोली, नहीं शाहजेब, हम घर चेंज नहीं करेंगे। वो बोला क्यों? वो बोली, जिस बिल्ले ने मेरी इज्जत की हिफाजत की है उसी घर को हम छोड़ के जाएं? वो तो मेरी इज्जत की हिफाजत के लिए आया था। उसने उस पर हमला करके जितना उसको जख्मी किया, उसके खून भी कतरे भी अंदर मौजूद हैं, तो उसने तो मेरी इज्जत बचाई है। तो इस घर में जितना मैं महफूज हूं, तो मैं तो बाहर कहीं महफूज रह ही नहीं सकती। नहीं, हम इसी घर में रहेंगे, क्योंकि इस घर में एक हिफाजत करने वाला बिल्ला मौजूद है। शौहर कुछ देर सोचों में गुम रहा, जैसे बीवी की बात को समझने की कोशिश कर रहा हो, और कुछ देर खामोश होने के बाद कहा, हाँ ठीक है, और चुप हो गया। और फिर मारिया कहती है, हम उसी घर में रहते रहे, फर्क सिर्फ ये हुआ उस बिल्ले को मैं अब दूध डालती हूं, वो दूध पीता है, आज भी नजर आता है। और मेरा शौहर, मेरे बच्चे भी उस बिल्ले को देख चुके हैं। काफी बड़ा बिल्ला है, दूध पी के चला जाता है। और मेरे शौहर का भी यही मानना है, अगर अल्लाह की मखलूक है, दूध पी के चला जाता है और घर की हिफाजत करता है, तो हमें क्या चाहिए। आज भी हमारे साथ वो बिल्ला हमारे घर में रहता है, दूध पीता है, या कुछ खाने पीने की मैं चीज़ रख देता हूँ, चुप करके खाता है, चला जाता है। और उसी बिल्ले ने मेरी जान बचाई ही थी। और आमिर जितना ज़ख्मी हुआ था, उसके बाद कभी भी उसने डर के मुझसे रब्ता नहीं किया। और मैं भी फैसला कर चुकी थी कि अगर वो करेगा तो आगे मैं उसको देख लूँगी। लेकिन मेरी ज़िंदगी सुकून में आ गई। आज मैं अपने घर में, उसी घर में खुश हूँ, उसी घर में ही रह रही हूँ। लेकिन आपको कहानी इसलिए भेज रही हूँ कि हमारी माएँ, हमारी बहनें गलती कर बैठती हैं। मेरी भी नीयत ऐसी नहीं थी उससे ताल्लुक़ बनाने की, एक फ़ोन की हद तक बात करती थी कि एक फ़ोन ही करना है, इससे क्या होगा। लेकिन अपनी वो चौड़ी चपड़ी बातों से, मीठी मीठी बातों से इस तरह मुझे वर्गलाता गया, अपनी बातों से इस तरह मुझे फंसाता गया कि मैं फंस गई। मैं कभी उससे मिलना नहीं चाहती थी, लेकिन उसने अपनी बातों से मुझे फंसा के इस तरह उलझा दिया कि मैं मजबूरन ना चाहते हुए भी उससे मिलने चली गई। तो हमारी बहनें भी ऐसे ही बंदों की बातों में आ जाती हैं और मिलने चले जाती हैं, और ये खबीज़ फिर आपको ब्लैकमेल कर सकते हैं। अगर वो बिल्ला मेरी हिफाजत ना करता तो मेरा घर, मेरे बच्चे सब ख़त्म हो चुका होता, मुझे तलाक हो चुकी होती। मेरा घर आज बच गया। और मैं अपनी कहानी सब फर्जी नाम लिख के इसलिए भेज रही हूँ, अपनी लोकेशन भी नहीं बता रही, कि सबको बता दीजिए, खुदारा अपने अपने घर को बचाएं। ज़रूरी नहीं हर जगह पे कोई बिल्ला मौजूद है और आपको बचा सके, आपका घर ख़त्म हो जाएगा। मेरा घर तो बच गया, और इसलिए कहानी शेयर कर रही हूँ कि ये सबक आमोज़ है, दूसरों के घर भी बच सके। और जहाँ तक मैं अपनी तरफ से यानी मज़हर मलिक बताऊँ, तो वो जो बिल्ला है शायद ये वही शख्स है जिसने अपनी बीवी को मार के अपने आप को मार दिया था। तो उसका हमजाद जो है आज भी उस घर में बिल्ला बन के भटकता है, और उस घर की और उस घर में रहने वाले मकीनों की
हिफाजत करता है। वो बिल्ला जानता था, जो एक हमजाद था बिल्ले के रूप में था, कि ये मारिया एक अच्छी औरत है, एक नेक औरत है, बुरी नहीं है। खबीस वो शख्स है, इसलिए वो हिफाजत के लिए हमेशा मौजूद होता था और बैठ के उसको घूरता रहता था कि ये क्या कर रही है, ये खबीस शख्स से बातें कर रही है, मैंने अपनी बीवी खोई है, अपनी ज़िंदगी खोई है, और तू भी वही करने जा रही है। बोल नहीं सकता था, बैठ के घूरता रहता था। और फिर वह एक वक्त आया जब उसने ज़िंदगी बचा दी, तो आज वो उसी घर में रहता है बिल्ले के रूप में और हिफाजत करता है।